यश भैया नमस्ते। कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो भाई आपने बोला कि नेता जी। तो मैं वो चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं, नेता नहीं हूं। ओके सो यश भैया, अक्सर हम पिछले 11-12 सालों का एक ट्रेंड देखते आ रहे हैं। एनएसयूआई के रौनक भैया ने इस मुद्दे को उठाया था कि कैसे पिछले 12 सालों से कुछ ही टॉपिक्स हर साल रिपीट होते चले जा रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल का मुद्दा हो, वेंडलिज्म का हो, लड़ाई झगड़े का हो, वायलेंस का हो। क्या हम इस साल कुछ अलग देखेंगे? जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे वही स्टोरी रिपीट होती जा रही है हर कैंडिडेट की तरफ से। पिछली बार का सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या था? मेट्रो पास लेकर के आना। जी। मेट्रो पास लाने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो का कुछ परसेंट स्टेट सेंटर के पास है और कुछ स्टेट के पास है। आपको लगता है 1% भी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी साथ मिलके हम स्टूडेंट्स को मेट्रो पास दे सकती है? तो ऐसे इम्प्रैक्टिकल जो मुद्दे होते हैं वो एबीवीपी अपने मैनिफेस्टो में रखती ही क्यों है? पिछले 10 साल से यही मुद्दे आ रहे हैं कि मेट्रो पास लेकर के आएंगे, यूनिवर्सिटी में स्पेशल बसेस चलाएंगे। तो ऐसे इम्प्रैक्टिकल जो मुद्दे होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, किसी भी विचारधारा की पार्टी को नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे एक बहुत गलत इंप्रेशन जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एक बच्चा रेडी होकर जाता है आगे अपने लीडर्स को चुनने के लिए। आपको क्या लगता है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो ये बड़े बड़े लीडर्स इतने बड़े बड़े वादे करते हैं वो क्यों इतने फेमस होते हैं? अगर छोटे लेवल से ही हम इस चीज को सुधार के चलेंगे तो ही बड़े लेवल पे एक बड़ा चेंज आ सकता है। मेरा ये पर्सनली मानना है इसको। ठीक है यश भैया, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे इंडिया से अलग अलग जगहों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और हॉस्टल की सीट्स ना बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही कम है। और अक्सर वो लोग एक रहने की जगह की तलाश में उनका बहुत खर्चा चला जाता है। हॉस्टल की फीस अगर उन्हें मिल जाता है वो अफोर्ड कर लेते हैं, कॉलेज की अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन पीजी में उनका मिनिमम 15,000 महीने का खर्चा तो होता ही है। इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन इसका ट्रांसपेरेंट वो दे सकती है सरकार। समझ लो आप यूनिवर्सिटी में डूसू। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं साफ साफ कि इस विश्वविद्यालय का जो बजट था ना 2023-24 का, वो 1886 करोड़ का था। 1886 करोड़ वो पैसा है जो सरकार ने यूनिवर्सिटी को एक साल के लिए अलॉट किया है। उसके अलावा बच्चे फीस भी भरते हैं। दोनों को अगर कंबाइन करके चलते हैं हम, तो जो पूरा बजट निकलता है वो 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करता है। 197 एकर्स ऑफ लैंड अभी भी यूनिवर्सिटी के पास खाली पड़ी हुई है, लेकिन इस चीज के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। एबीवीपी तो मेट्रो पास के पीछे लगी हुई है, यूनिवर्सिटी में स्पेशल बसेस चलाने के लिए लगी हुई है। लेकिन अगर ये जो पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से और जो फीस का पैसा बच रहा है, अगर उनको, अब एक चीज देखो, अब जमीन भी है और पैसा भी, तो हॉस्टल नहीं बन सकते। 1886 करोड़ इतना ज्यादा पैसा है कि पानी वॉशरूम की ये मुद्दे नहीं है, ये बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक नीड्स हैं। हर बच्चे को हॉस्टल तक की सुविधा मिल सकती है, इतना बड़ा बजट है। लेकिन इस चीज को चेक कौन करेगा? जब आप एक प्रॉपर बंदे को, प्रॉपर संगठन को यहां पर पावर में बिठाओगे ना, और वीसी साहब को वो समझाएगा, तरीके से समझाएगा कि हाँ 1886 करोड़ कहाँ कहाँ लग सकते हैं, तभी ये चीजें हो पाएंगी। हॉस्टल का तो इतना बड़ा मुद्दा है, कई भाई मिलते हैं मुझे, कई भाई पूर्वांचल से आते हैं, कई केरल से आते हैं। यार अब जैसे कोई बच्चे सक्षम होते हैं परिवार से जो फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं, पीजीज अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कई उनके बेटे भी होते हैं जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो भी अपने बच्चे को प्रॉपर शिक्षा देना चाहते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ पे पीजी नहीं मिलते, फ्लैट नहीं मिलते, और मिलते हैं तो इतने ज्यादा बजट में मिलते हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि 1886 करोड़ जितना जो बड़ा अमाउंट यूनिवर्सिटी के पास आता है उसका पर्दाफाश करूंगा। जी। और भैया इस साल ना एक फेक मार्कशीट का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, और कमाल की बात तो ये कि इलेक्शन से कुछ ही महीना पहले हुई, जिस पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। तो ये जो फ्रेशर्स आए हैं, जैसे उन्हें पता नहीं है कि क्या हुआ था, तो आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि फेक मार्कशीट स्कैम क्या है? और ये एनएसयूआई का एक नया लेटेस्ट शक्ति मोर्चा का कोई पोस्टर है, उस पर भी ये बड़ी बड़ी हेडिंग है। मैं बताता हूँ फेक मार्कशीट का मुद्दा क्या है। हमारे वर्तमान के अध्यक्ष तुषार डेड़ा जी, इन्होंने 12वीं की है 2 बार। फेक तो है ही नहीं, वो ओरिजिनल है। वो ओरिजिनल तरीके से 2 बार 12वीं पास कर ली उन्होंने एक ही साल में, 2 अलग अलग जगह से, जिसका जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर से ऊपर है, और उनकी जो अटेंडेंस है वो भी 75% से ऊपर है। तो यार मेरे को पर्सनली ये लगता है कि कहीं अगर मैं यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर कैसे सेम टाइम पे क्लास अटेंड कर सकता हूँ? तो ये मुद्दा जब हमारे सामने आया, अभी दैया भाई जो बड़े भाई हैं हमारे, उनके सामने जब ये मुद्दा आया, जो अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनके सामने आया, तो उन्होंने ये पर्दाफाश किया पूरी यूनिवर्सिटी के सामने
तो इसके ऊपर हमारे जो हाई कोर्ट के जो वकील साहब हैं उन्होंने पूरी मेहनत करी है। तो वीसी साहब के पास एक लेटर भी आया हुआ है कि इस चीज़ के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर 1 महीने के अंदर उन्हें कोई ना कोई कार्रवाई करनी है। लेकिन वो 1 महीना होते होते कार्यकाल भी पूरा हो गया, डूसू ऑफिस भी बंद हो गया। तो जो हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के, उनको एक चीज़ साफ बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं ना, नॉमिनेशन भी क्लियर होते हैं जी। ये चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं भी कोई गलती करता हूँ या फिर XYZ कोई भी गलती करता है तो वो चीज़ साफ होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के सामने। 2018 में अध्यक्ष बने हुए अंकित बसवाया जी, उनकी भी डिग्री फेक थी और उनको खारिज भी किया गया, और उसके बाद ABVP के ही उपाध्यक्ष को अध्यक्ष प्रमोट किया गया। अगर एक बार, चलो हमने मान ली कि एक बार गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन यही गलती दोबारा दोहराना, पहले 2018 में फिर 2023, तो ऐसी गलतियां मैं नहीं मानता कि दोहराई जानी चाहिए, क्योंकि आज के दिन दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम पूरे के पूरे जगत में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और अगर यहीं ये फेक डिग्री वाले अध्यक्ष बैठेंगे बच्चों के लिए काम, अब मेट्रो पास के मुद्दे थे, यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस के मुद्दे थे, मुद्दे तो इतने सारे ले आए, अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे थे अच्छे से, तो क्या काम करेंगे वो। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बजट बताया ना 1886 करोड़ का जी। उसके बारे में कौन सोचेगा, उनको सोचना चाहिए ना। और भैया एक जो मुद्दा है ना कि जैसे NSUI के ही एक मेंबर है राहुल झांसला यादव जी, जो इस बार भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, प्री कैंपेनिंग में भी है। तो राहुल झांसला जी ने पूरे हमेशा से ABVP के साथ उन्होंने काम किया और पूरा अपने संगठन के लिए पूरा तन मन धन से इतने सालों से काम किया। तो ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन से कुछ ही महीना पहले या कुछ ही हफ्ता पहले, मैं आपको बताऊं, उन्होंने पार्टी स्विच कर ली। और तो ये लॉयल्टी पे क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा, क्योंकि इस चीज़ को ABVP ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी पार्टी स्विच कर लेते हैं इलेक्शन से पहले? किसी भी इंसान का एक पर्सनल जो है ना विचारधारा होती है। अब हो सकता है, जो मेरा ये मानना पर्सनली, कि जब एक बंदा कार्य करता होता है ना, जब एक इंसान कार्य करता होता है किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का, तो वो उसके लिए काम करता है, दिल से काम करता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसे उसकी राजनीति समझ में आती है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि 5 साल राहुल भाई ने जम के मेहनत करी है ABVP के लिए, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि कितनी गंदी राजनीति ABVP खेलती है, तो उनका मन नहीं माना होगा कि इस पार्टी में उनको रहना चाहिए। और उसके बाद जितने भी कार्यकाल हुए हैं डूसू, पिछले 10 साल से अगर आप नोटिस करो तो हमेशा फुल फ्लैग ABVP पावर में आएगी। और पिछले 10 साल से मुद्दे भी वही हैं, इलेक्शंस की कैंपेन भी वही है, वुमेन सेफ्टी के मुद्दे ले लो आप, मेट्रो पास के मुद्दे ले लो, कहीं भी ले लो आप, वही चीज़ें जो है ना दोहराई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं पर्सनली मानता हूं कि राहुल भाई ने बहुत अच्छा किया ऐसे संगठन को छोड़ के, जहां पर इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, जहां पर मुद्दों की कोई वैल्यू नहीं होती, बस डोमिनेंस करते हैं वो लोग। ठीक है। और भैया जैसे नॉमिनेशन तक हमेशा सस्पेंस रहता है कि किसे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर पार्टी के 2 मेंबर्स में भी आपस में कंपटीशन रहता है, जैसे NSUI के 2 लोगों, क्या इसे टिकट ना मिल जाए मेरी पोस्ट की, उसे ना मिल जाए? देखो, किसी और पार्टी का मैं बता नहीं सकता, लेकिन हमारी NSUI में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जितने भी कैंडिडेट होते हैं NSUI में बिल्कुल भाईचारे के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ छात्र हित की बात करते हैं और भाईचारे के साथ ही चुनाव लड़ते हैं। ये जितनी भी अहिंसा फैलाई जाती है वो पर्टिकुलर एक संगठन फैलाता है, आपको पता भी है, जिसका नाम ABVP है। और यश भैया जैसे JNU में एक पैटर्न है कि जो भी प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं वो आपस में डिबेट करते हैं, एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है करके। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कुछ इंटरव्यू टाइप एक चीज़ है, और इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये प्रोसीजर फॉलो होता है। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही सालों से मसल और मनी पावर को प्राथमिकता दी जाती है, और ऐसे भी पहले कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कैंडिडेट्स ने टिकटें खरीदी हैं पार्टियों की। तो आपको नहीं लगता कि एक प्रेसिडेंशियल डिबेट जैसी चीज़, या जिसमें बोल के हम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, स्टूडेंट डिसाइड कर पाए कि उनका कैंडिडेट के एजेंडास क्या है, ऐसी एक चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए? देखो, यूनिवर्सिटी को तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए जी। और जैसे कि JNU में होता है तो मुद्दे पता लगते हैं। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मुद्दे क्या है इस कैंडिडेट के, किन मुद्दों के ऊपर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कौन सी छात्र हित की बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये काम करना चाहते हैं। तो मैं पर्सनली आपको भी एक सजेशन दूंगा कि अगर मेरी पार्टी मेरी टिकट फाइनल करती है और मैं किसी भी पोस्ट पे लड़ता हूँ, तो मैं रेडी हूँ डिबेट करने के लिए। पर्सनली आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात बताना भी चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी करवाए ना करवाए, लेकिन हाँ, बच्चों तक एक डिबेट ज़रूर जानी चाहिए कि कौन से कैंडिडेट में कितना दम है और कितना दम वो रखते हैं बच्चों का स्टैंड लेने के लिए।
तो आपसे गुजारिश ये करूंगा कि जैसे ही नॉमिनेशन क्लियर हो और ये पता लगे किसको कहाँ टिकट मिली है, तो सभी कैंडिडेट्स का पर्सनली अप्रोच करना कि सब उनको आमने सामने बिठाकर उन दोनों का इंटरव्यू लो और उनकी डिबेट। ठीक है। और भैया जैसे कि इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, हर किसी में ना कास्ट और रीजनलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ना, जब मैं कॉलेज में नहीं आया था तो मुझे लगता था कि एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे कॉलेज में तो ये चीज़ नहीं होती होगी। लेकिन जब मैं इस चीज़ में डीप गया, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करी, तो मुझे पता चला कि कास्ट और रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे एबीवीपी भी करती है, एनएसयूआई भी, कि एक कैंडिडेट उनका जाट कम्युनिटी से होना चाहिए, गुजर कम्युनिटी से होना चाहिए, ऐसा हर पार्टी करती है। तो क्या ये चीज़ सही है, पहला सवाल। दूसरी चीज़, क्या ये चीज़ ऐसा क्यों होता है? बताता हूँ आपको। आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे थे तो आपने क्या सोचा कि आप क्या करोगे? पहले मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहूँगा। कि जो मेरा कोर्स है उसे अच्छे से करूँगा, इसी में अपना करियर बनाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा। आपने कभी ये सोचा कि आप चुनाव लड़ोगे? नहीं, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने? क्योंकि हम सबके मन में एक इमेज है, पॉलिटिक्स बहुत ही डर्टी चीज़, खराब चीज़ है, करप्शन। जो ये इमेज होती है ना मेरे भाई, ये इमेज बदलनी बहुत ज़रूरी है। अगर हर पढ़ा लिखा इंसान, हर ज्ञान प्राप्त करने वाला इंसान ये सोचेगा कि पॉलिटिक्स गंदी है, तो पॉलिटिक्स को अच्छी कौन बनाएगा? आपका सवाल था कि कास्ट फैक्टर कितना चलता है यूनिवर्सिटी में। मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलता। आपको अगर ये लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर कास्ट से कोई कैंडिडेट नहीं आता, तो वो उनका अपना विचार है कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। अब जैसे मैं जाट हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहता था, डे 1 से लड़ना चाहता था मैं चुनाव, तो मैं राजनीति में आया। मेरे मन में है कि मैं छात्रों के लिए कुछ अच्छा करूं। शुरुआत जो अपना बेस लेवल होता है वो यहाँ से शुरू करूं मैं, ताकि यहाँ से कई चीज़ें सीख के जाऊं और आगे जाके फ्यूचर में उनको यूज़ करूं। तो कास्ट फैक्टर इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्ले नहीं करता। अगर आपको पर्टिकुलर ये लगता है कि एनएसयूआई एबीवीपी ऐसे कोटा रखती है कि भी एक जाट सीट है, एक गुजर सीट है, एक ब्राह्मण सीट है, तो ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट में आपको लगता है कि दम है और वो छात्र के मुद्दे उठा सकता है, उनके ऊपर काम कर सकता है, तो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने खुद के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, आप दूसरों का चुनाव लड़ सकते हो, बच्चों के साथ खड़े हो सकते हो, उनका दिन रात स्टैंड ले सकते हो। ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है जो चुनाव लड़ने में मदद करता है और यही आगे रहता है। ठीक है। और भैया एक जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन है, और आप चाहो तो आप इसे आंसर नहीं भी कर सकते हो, या हम इसे एडिट कर देंगे जैसा आपको सही लगे। स्टूडेंट्स ने बोला था कि यश भैया से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना। 13 जुलाई 2024 इसी साल डूसू इलेक्शन में रात को 3 बजे मार पिटाई हुई। डूसू ऑफिस में मार पिटाई हुई थी रात को लगभग 3 बजे। राउंड्स फायर हुए थे। प्रेसिडेंट का ये चीज़ वहाँ हुई थी जहाँ अपराजिता दीदी का ऑफिस था, वहीं आसपास हुई थी। और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति टूटी, राम टेम्पल का रेप्लिका था वो टूटा, और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, और शायद प्रेसिडेंट ने कार्रवाई भी करी थी इस पे कुछ। वो क्या हुआ था भैया बेसिकली? अब मैं आपको इस पर्सनल सवाल का जवाब खुल के देता हूँ ताकि सभी को पता लगे जी। पर्टिकुलर उस दिन, उस रात, पर्टिकुलरली 13 तारीख की रात को मैं वहाँ था ही नहीं, सबसे पहली चीज़। अब मैं एनएसयूआई से बिलोंग करता हूँ। एनएसयूआई से अभी दैया भाई है, वो वर्तमान के हमारे उपाध्यक्ष हैं। तो जब उपाध्यक्ष के ऑफिस में तोड़फोड़ पहले हुई थी, आपको पता है इस चीज़ का? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं। जितना हमें पता लगी है, जितना हमारी चीज़ें आगे आई हैं, तो कुछ लोगों ने मिल करके उपाध्यक्ष के ऑफिस को बाहर से तोड़ा, और उसके बाद कुछ उन्हीं लोगों ने मिलके दूसरा ऑफिस तोड़ दिया। और आपको क्लियरली बता दूं, सभी को मैं क्लियरली बता दूं एक चीज़, 13 तारीख को जब ये मुद्दा हुआ ना, इससे चंद दिनों पहले तुषार डेडा जी का डबल डिग्री का फ्रॉड आया था आगे। एक बहुत ही अच्छी राजनीति की टेक्निक है कि अगर आप कहीं पे भी फेल कर रहे हो अपने आप को अच्छा प्रूव करने से, तो मुद्दा ही बदल दो। तो मेरी समझ में ये मुद्दा ही पूरा का पूरा बदल दिया गया। अगर ये दूसरे ऑफिस वाली चीज़ें नहीं होती ना, तो आज के दिन शायद उस वाले मुद्दे पे अच्छे से यूनिवर्सिटी कार्रवाई करती। ये इतना बड़ा मुद्दा एकदम से बना दिया कि पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटी की निगाहें थी वो डबल डिग्री से हट करके दूसरे ऑफिस पे आ गई। अब इस चीज़ में उनका ऑफिस टूटा, मुझे पर्टिकुलर नहीं पता किसने तोड़ा किसने नहीं तोड़ा, लेकिन उसमें मेरा नाम डाल दिया गया। अब नाम क्यों डाल दिया गया? उसमें रौनक खत्री भाई का भी नाम था। हाँ, रौनक भैया ने बताया। रौनक खत्री भाई नरेला में बैठे हुए थे, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था जहाँ पे मैं रहता हूँ फिलहाल। और जब एफआईआर हुई, आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर एफआईआर होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, नॉमिनेशन ही क्लियर नहीं होगा।
तो आज के दिन चुनावी मैदान में खड़ा हूं ना मैं, जी क्योंकि मैं गिल्टी हूं ही नहीं। मैं जहां पर पे भी था, मैंने वहां की सीसीटीवी निकलवाई और पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी, और पुलिस स्टेशन से साफ साफ आश्वासन ये मिला है हमें कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हम गिल्टी थे ही नहीं। लेकिन ये पर्टिकुलरली हुआ क्यों, ये मेरी समझ में यूं है कि रौनक खत्री भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी ठीक ठाक काम कर रहा हूँ अपनी समझ में, जितना छात्रों के लिए मैं कर सकता हूँ। और NSUI के जितने भी कैंडिडेट्स फिलहाल लगे हुए हैं, मेरे भाई लगे हुए हैं, मेरी बहनें लगी हुई हैं, वो इतना अच्छा काम कर रही है कि आज के दिन पूरा विश्वविद्यालय एक ही बात कहता है कि NSUI 4-0 से जीतने वाली है और ABVP को क्लीन स्वीप करेंगे हम लोग। और इसी चीज को लेकर के जो सबसे अच्छा काम कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे, उन्हीं को लेकर के उनका नाम FIR में डलवा दिया कि ये यहीं बैठ जाए। ये गंदी राजनीति ABVP खेलना चाहती थी, लेकिन इतने कमजोर हम भी नहीं थे कि ये चीजें प्रूव ना कर सकें। 13 तारीख की रात को ना तो मैं वहां पर था और ना ही मैंने वो कुछ भी, जो भी वो साजिशें हुई उनमें मेरा कोई हाथ ही नहीं था। जबरदस्ती मुझे उसमें घुसाया गया। और आपको बताऊं मैं, इसके कुछ दिनों बाद मेरे फ्लैट पे हमला होता है। फ्लैट पे हमला क्यों होता है यूनिवर्सिटी को पता नहीं होगा, तो आपके चैनल के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से बता दूं मैं कि इसके कुछ दिनों बाद जब मैं कैंपेनिंग के लिए वापस उतरा, तो जिस मजबूती के साथ उतरा उससे भी ABVP डर गई थी। मेरे फ्लैट पे 5 राउंड फायर किए जाते हैं, मेरी 3 गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, और ये सारी चीजें जब होती हैं तो इससे ज्यादा कितनी कोशिश करेगी ABVP या फिर पर्टिकुलर कोई इंसान कि इस कैंडिडेट को कैसे बैठा दे, क्योंकि उनको साफ साफ डर लग रहा है कि हाँ, अगर ये इंसान पावर में आता है या फिर ये संगठन पावर में आता है तो छात्र हित का कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर काम ना हो सकता है हमारे मैनिफेस्टो में 5 ही पॉइंट हो, लेकिन वो 5 पॉइंट पूरे करे बिना VC साहब को चैन से नहीं जीने देंगे हम। ये साफ साफ मानना है मेरा। फ्लैट पे हमला करवा दिया, FIR में नाम डलवा दिया, इससे ज्यादा गंदा क्या कर सकती है कोई राजनीतिक पार्टी। तो एक दिक्कत, लिंडो कमेटी जब आई थी तो उनकी गाइडलाइंस थी कि आप 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, या आप जब कॉलेज में कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं तो बस 5 ही लोग होंगे आपके साथ, जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के ही लोग होंगे, या आप कहीं पे भी ऐसे पोस्टर्स वगैरह नहीं लगा सकते। लेकिन इन सारी चीज़ों का उल्लंघन होता है और ये होता आ रहा है, और लिंडो कमेटी का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है कि लोग अपने नेम्स की गलत स्पेलिंग लगा देते हैं, कभी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा देते हैं, आउटसाइडर्स आ जाते हैं। और भैया ये दिक्कत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, गर्ल्स के हॉस्टल के बाहर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ये फ़िलहाल तो सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डूसू इलेक्शन से नफरत करते हैं, और शायद यही रीज़न है कि कभी भी वोटिंग टर्नआउट 50% भी क्रॉस नहीं किया यूनिवर्सिटी में। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर व्हाइट शर्ट में ना बैठा होता तो आप मेरे को कैंडिडेट समझते? ये हमारे दिमाग में परसेप्शन बन गया कि कैंडिडेट वाइट शर्ट में होगा, ब्लैक पैंट में होगा। जो ये गलत परसेप्शन बने हुए हैं, इससे हम खुद जो कैंडिडेट, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आपको क्या लगता है व्हाइट शर्ट पहन के मैं खुश हूँ? हर रोज व्हाइट शर्ट पहन के मैं खुश हूँ। कॉलेज में जब जाते हैं तो कैंडिडेट्स 50-50 गाड़ियों की भीड़ लेके जाते हैं जी। क्यों करते हैं वो लोग? इसमें कोई हवाबाजी नहीं है। अगर छात्र हित के हमें मुद्दे उठाने हैं तो हम अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो गलत परसेप्शन यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, अब फर्स्ट ईयर का बच्चा आएगा, मैं उसके सामने सीधा जाके खड़ा हो जाऊं, व्हाइट शर्ट ना हो, तो कोई समझेगा ही नहीं कि ये डूसू लड़ रहे हैं। एक कदम मैं बढ़ाता हूं कि व्हाइट शर्ट, 50-50 गाड़ियां, इतने सारे बच्चे, पोस्टर होल्डिंग, इनको ना लगाएं। एक कदम आप स्टूडेंट्स बढ़ाओ कि हाँ, अगर कोई व्हाइट शर्ट में आपको ना दिखे और वो आपके हित की बात कर रहा हो तो वो भी एक एक्टिविस्ट हो सकता है। एक कदम मैं बढ़ाता हूँ, एक कदम आप बढ़ाओ, और इस पूरे के पूरे परसेप्शन को चेंज करते हैं और यूनिवर्सिटी को एक सही राह पर लेके जाते हैं। बिल्कुल भैया, लेकिन ये दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जब भी कोई कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है ना, तो जो भी उसका ट्रेजरर होता है, कुछ होता है, तो फेस्ट के लिए जितना पैसा आता है ना, फेस्ट में उतना नहीं लगता। सब लोग अपना अपना कमीशन लेते हैं, पूरी हायरार्की होती है। फेक एडमिशन्स की बहुत सारी कंप्लेन है कि आप हमें 30,000 रुपीज़ दो, हम आपका SRCC में यहाँ पे सीट पक्की करा देंगे भैया, और ये दिक्कत बहुत ही गहरी है। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब क्लास टू क्लास आजकल हम कैंपेन कर रहे हैं ना जी, मैं पिछले 6 महीने, कैंडिडेट्स आजकल बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रहे हैं क्लास टू क्लास, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्लास टू क्लास कैंपेन मैंने 6 महीने पहले शुरू करी थी। और उसके दौरान हमें क्या चीज़ पता लगी, जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, तो पता है क्या बोलते हैं कि भैया वोटिंग के दिन तो आप आ जाते हो, वोटिंग से पहले आप आ जाते हो, बाद में आते ही नहीं।
तो किसी बहन ने सवाल पूछा था, तो मैंने उनसे बोला कि बहन आपको पता है कि डूसू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी कौन है? तो उनको पैनल का नाम ही नहीं पता था, पहली बात। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि बहन आपको पता है आपके कॉलेज का अध्यक्ष कौन है? उनको उनके बारे में भी नहीं पता था। फिर मैंने उनको एक साफ सी बात बोली कि बहन आपको कोई अधिकार ही नहीं है, जो आपको यही नहीं पता कि आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपके लिए काम नहीं करते? और थोड़ी देर पहले आपसे एक सवाल पूछा था मैंने कि यूनिवर्सिटी में आने से पहले आप क्या बनना चाहते थे, तो आपने बताया कि हाँ जो अब मेरा कोर्स है उसमें ध्यान दूंगा मैं। उसके बाद मैंने बोला पॉलिटिक्स क्यों नहीं करना चाहते? आपने बोला एक परसेप्शन बना हुआ है कि पॉलिटिक्स गंदी है। जब तक ये परसेप्शन बदला नहीं जाएगा, परसेप्शन कौन सा कि राजनीति गंदी है, तब तक ये परसेप्शन नहीं बदला जाएगा, तब तक ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इस यूनिवर्सिटी में। अब जैसे कि एक फर्स्ट ईयर का बच्चा जब आता है यूनिवर्सिटी में, तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने, मेट्रो पास वाले को चुने या फिर आपके जो असली मुद्दे हैं 1886 करोड़ के बजट को जो सामने ला रहे हैं उसको चुने। यार एक छोटी सी चीज़ होती है, ट्रेजरर भी चुने जाते हैं ना, वोटिंग होती है ना। जब गवर्नमेंट ने एक साफ सी गाइडलाइन निकाल दी कि 18 साल का बच्चा वोट डाल सकता है, तो 18 साल के बच्चे में इतनी समझ मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि वो किसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहा है। और अगर ये यूनिवर्सिटी का जो प्लेटफॉर्म है ना, अगर इस प्लेटफॉर्म में अपने अच्छे तरीके से सीख लिया कि हाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं, अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, ट्रेजरर कैसे चुने जाते हैं, तो ये जो हो रही है ना करप्शंस हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्रॉपर कॉलेज के चुनाव में भी डिबेट्स होंगी, यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी डिबेट्स होंगी, और जब स्टूडेंट्स खुद जागरूक होंगे कि हाँ हमारे लिए अच्छे एक्टिविस्ट कौन है, तब अपने आप ये चीज़ें सुधर जाएंगी, करप्शन भी कम हो जाएगा और ये चीज़ें बिल्कुल कम हो जाएंगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी साथियों से ये है कि जो बंदा काम करे ना उसको वोट दो, जिसको आप जानते हो उसको बिल्कुल भी वोट मत दो। बिल्कुल ये चीज़ है। और एक चीज़ जाते जाते भैया आप एक बार ये बता के चले जाइए कि इस बार की जो यूनियन थी पिछले 12 महीनों से जो भी यूनियन है, उनकी क्या क्या कमियां रह गई, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे जो कि पूरे नहीं हो पाए, और उनकी खामियां क्या थी जिनकी वजह से स्टूडेंट इस बार NSUI का इन्वायरमेंट बनता हुआ दिख रहा है। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, ABVP की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। वही बातें आएंगी मेट्रो पास, यूनिवर्सिटी की स्पेशल बसेस, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी जिसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। वुमेन सेफ्टी की भी उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी। आज भी अगर आप हिंदू वाले रोड पे जाते हो ना, तो वहाँ पे लाइट्स भी नहीं है। वुमेन सेफ्टी की बात करने से वुमेन सेफ्टी नहीं होती। अब वुमेन सेफ्टी के बारे में मैं एक चीज़ साफ बता देना चाहता हूँ, NSUI के मैनिफेस्टो में पिछली बार था कि हम मेंस्ट्रुएशन लीव के ऊपर काम करेंगे, और जैसे ही हमारी NSUI की एक सीट आई तो हमने इसके ऊपर काम भी शुरू किया। हम कॉलेज टू कॉलेज गए, बच्चों के पास गए। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पास हो चुका है ऑर्डर कि मेंस्ट्रुएशन लीव लीगल है अब से, और वो इम्प्लीमेंट हो रही है वहाँ पे। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसी सेम मॉडल के साथ हम आए तो VC साहब से हमारी मुलाकात हुई। VC साहब ने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि डूसू की मेजोरिटी लेकर के आओ। अब डूसू में आपको पता है 3 सीट किन की है और 1 सीट किन की है, तो वो बिल वहीं पे खारिज हो गया। वो जो हम लेकर के आए थे वो वहीं पे रुक गया। तो साथियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि प्लीज़ इस बार एक ट्रांसपेरेंट पैनल को लेके आना डूसू में। ट्रांसपेरेंट पैनल समझते हो आप? जो आपके लिए आपके साथ मिलके काम करें, आपको पता हो कि हाँ आपके लिए ये काम हो रहे हैं। ठीक है। और इसी के साथ भैया थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, और अभी भैया को कहीं जाना भी है और बारिश की वजह से पूरा कैंसिल होने वाला था लास्ट मोमेंट पे, पर भैया की टीम ने हमारे लिए गेस्ट हाउस में अरेंज करवाया। और थैंक यू सो मच भैया आप आए। हमने अपना इनिशिएटिव शुरू करने से पहले एक सर्वे करा था जिसमें 73% फ्रेशर्स को नहीं पता था कि उनका कैंडिडेट कौन है या अभी के यूनियन में कौन, जैसा कि आपने बताया स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और एक बार भैया भी बता देंगे कि 19th को नॉमिनेशन है, 24th को इलेक्शंस हैं, 27th को इलेक्शंस हैं, 28th को रिजल्ट्स है। आप आइए, आकर के अपने वोट को प्रैक्टिस करिए, और इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, और एटलीस्ट 50% तो इस बार हमें क्रॉस करना है। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो आपके पास राइट टू वोट का अधिकार है ना, उसको अच्छे से यूज करना। यूनिवर्सिटी आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। तो हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि 27 तारीख को वोट डालने जरूर आना,
अपना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुनना, और जो बंदा आपको लगे कि हाँ ट्रांसपेरेंसी ला सकता है यूनिवर्सिटी में, जो एक गलत परसेप्शन बने हुए हैं इनको चेंज कर सकता है, उसी बंदे को वोट करना। अगर आपको लगे कि हाँ मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकता हूँ, आपका अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूँ, तो यश नांदल NSCI को सपोर्ट करें, उनको वोट करें। नहीं तो नोटा पे वोट बटन दबा देना, लेकिन वोट जरूर डाल के आना। आपको बहुत कम बंदे ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि नोटा पे बटन दबा देना। हम काम कर रहे हैं, हम पिछले 6 साल से एक्टिव हैं, इसलिए हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि वोट डालने जरूर आना। अगर आपको लगे कि हम आपके अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं तो हमें वोट करना, वरना नोटा पे दबाया ना, क्योंकि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। वोटिंग वाले दिन ये मत समझना कि छुट्टी है हम अपने घर पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप ये समझोगे कि छुट्टियां हैं, मनानी है वोटिंग वाले दिन, तो कल को पूरा साल ऐसे निकल जाएगा, ना तो आपको कॉलेजेस में पानी मिलेगा, ना वॉशरूम साफ मिलेंगे, और ना ही 1886 करोड़ जितने बड़े अमाउंट का आपको हिसाब मिल पाएगा। और ऐसे ही लोग आते रहेंगे और चले जाते रहेंगे। आज मैं खड़ा हूँ, कल को कोई और खड़ा होगा, लेकिन एक चीज़ साफ होनी चाहिए, क्लियर माइंडसेट होना चाहिए लोगों का कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है और किस तरीके से काम कर रहा है, और वो आप ही लोगों के हाथ में है। तो आप भी रिक्वेस्ट करना, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वोट डालने आए और अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।